हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएएस 6 फॉर्म के बारे में। इसको पास 6 फॉर्म भी बोलते हैं। इस फॉर्म को कैसे हम एमसीए की वेबसाइट पे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। साथ के साथ इस फॉर्म का बैकग्राउंड, क्या ड्यू डेट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन से डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है सीए, सीएस, सीएमए और डायरेक्टर के डीएससी, और क्या कॉमन एरर इसमें आते हैं इस फॉर्म को फाइल करते हुए। तो ये एक तरह की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है, जो हमारी शेयर कैपिटल को रिकंसाइल करते हैं। कितने शेयर हमने इश्यू कर रखे हैं, कितने शेयर में फिजिकल फिजिकल फॉर्म में है, कितने डीमैट में है। तो इस तरीके का ये एक तरीके से फॉर्म होता है। तो हुआ ये था कि एक बैकग्राउंड दूं तो जैसे क्या होता था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां हैं। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों के पास गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि भी उनको भी आईएसआईएन नंबर लेना मैंडेटरी कर दिया था। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आईएसआईएन सिर्फ जैसे 2019 के आसपास या उससे भी पहले की बात है, तब गवर्नमेंट ने सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए किया था। बट बाद में जाके ये इन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसके लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया था। तो लास्ट ईयर ये आईएसआईएन नंबर प्राइवेट कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी कर दिया था, जिसमें जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं अदर देन स्मॉल कंपनीज, तो स्मॉल कंपनीज को एक्सक्लूड रखा गया था। या जितने भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जिसको बोलें, तो उनको अपने जो भी शेयर थे उनको डीमेटेरियलाइज करना था बाई 30 सितंबर 2024। तो ये डेट एक्सटेंड भी हुई थी कुछ टाइम के लिए। और ये जैसे कि जितने भी आपके जो शेयर्स थे उनको कन्वर्ट करना था और ये आपको नंबर लेना था। ठीक है। तो उसके बाद अगर ये नंबर जिनके पास भी है, तो ये वाला फॉर्म जो है पीएस फॉर्म 6, ये मैंडेटरी फॉर्म है रिकंसाइल करने के लिए। तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया, जो अदर देन स्मॉल कंपनीज हैं। तो स्मॉल कंपनीज के ऊपर ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता है। और नीचे ये एक लिस्ट है, मतलब एक तरीके से निधि कंपनीज हैं या गवर्नमेंट कंपनी है या होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, इसके ऊपर भी ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। उनको भी पीएस 6 फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। बट सेक्शन 8 कंपनी जो होती है उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है। तो एक स्मॉल कंपनीज कौन सी हैं, एक अगर लिमिट की बात करूं तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो 1 दिसंबर 2025 से जो स्मॉल कंपनीज हैं उसकी भी जो थ्रेशोल्ड है वो चेंज हो गया था। अब उसका जो थ्रेशोल्ड है वो 10 करोड़ और टर्नओवर जो था उसका 100 करोड़ कर दिया गया था। पहले ये 4 और 40 था, और अब जो करंट में जो चल रहा है वो है 10 करोड़ और 100 करोड़ है। ठीक है। तो एक तरीके से स्मॉल कंपनीज जो लिमिट से बिलो है वाले हैं उनके ऊपर ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता है। अदर देन जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन सबके ऊपर ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल होता है। अब मैं आपको वी3 पोर्टल पे ले जाके मैं इस फॉर्म को दिखाता हूँ। तो ये एमसीए का वी3 पोर्टल इसको बोलते हैं। तो इसको मैंने लॉगिन कर लिया है। तो प्रोफेशनल से भी लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिजनेस यूजर, डायरेक्टर की यूजर आईडी से, आप कंपनी की यूजर आईडी से भी इसको फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो आपको यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में जाना है। एमसीए सर्विसेज में यहाँ पे कंपनी ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, और कंपनी ई फाइलिंग में यहाँ पे कंप्लायंसेस सर्विसेज के अंदर आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म, ये देखो यहाँ पे है, ये पास 6 फॉर्म है, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इस फॉर्म को देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये इसके रूल वगैरह दे रखे हैं। रूल 8 ऑफ 9 रूल 9A ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो जो पीएएस जो नेम है वो इसी से आया है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जो रूल है। तो उसमें रूल में ये वाले फॉर्म्स आते हैं। पीएएस 7 भी होता है, 9 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। ये अलग अलग तरीके के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के फॉर्म है। तो ये पास 6 जो फॉर्म है ये अभी हमें फाइल करना होता है। ये हाफ ईयरली फाइल होता है। ठीक है। तो इसकी जो ड्यू डेट होती है, ये हाफ ईयरली, साल में 2 बार इसको फाइल करना होता है, 6 मंथ का। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ईयर। ओके। तो जैसे अभी जो सेकंड हाफ ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च को, तो इसकी जो ड्यू डेट आएगी वो देख लो, 60 डेज आपको काउंट करनी है। तो 30 मई आ जाएगी, और दूसरा जो आएगी वो नवंबर की आएगी, क्योंकि जो सितंबर है उसके 60 डेज के बाद करना फाइल होता है। तो ये मैंडेटरी फाइलिंग है जो बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, साथ के साथ अनलिस्टेड जो कंपनीज हैं उनके लिए भी। पब्लिक कंपनीज के लिए अदर फॉर्म्स होते हैं, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये फॉर्म में ये 3 तरह के ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स आएँगी, पहले ही जो टैब है इसमें, जो मेन डिटेल्स हैं, मैं सारी आपको दिखाऊँगा वन बाय वन। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे अटैचमेंट्स आएँगी और डिक्लेरेशन आएगी, फिर इसको रिव्यू करना है और सबमिट करना है। और इसके आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में इसका सारा कुछ दिया होता है कि कौन-सी जगह पे आपको क्या डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है? क्या-क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म की, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप इस पे भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसमें पर्पस भी लिखा हुआ होता है यहाँ पे फॉर्म में। जैसे पर्पस ऑफ दिस फॉर्म, तो कंपनी एक्ट रिक्वायर द एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी गवर्न बाय द रूल्स सबमिट दिस फॉर्म टू द रजिस्ट्रार विदिन 60 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर duly certified by a company secretary or chartered accountant in practice. This web forms aims to simplify the process filing the reconciliation of share capital audit report. ठीक है, तो अभी मैं फॉर्म को दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा क्या रिकनसाइल कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं इसके अंदर। अब इस फॉर्म में अगर नीचे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी फीस दी हुई मिल जाएगी, क्या क्या फीस होती है। जैसे इवेंट डेट, जैसे 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, और 60 डेज फ्रॉम द ये टाइम लिमिट वगैरह दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के बेसिस पे होता है आपकी कंपनी की क्या शेयर कैपिटल है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल फीस और जैसे क्या है शेयर कैपिटल, क्योंकि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वो आपका टर्नओवर से, और ये देखिए जो स्मॉल कंपनीज की जो लिमिट थी, जो पेड अप कैपिटल होती है वो एक्सीडिंग 10 करोड़ है और टर्नओवर है वो 100 करोड़ है। तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो अलग होती है और नॉमिनल शेयर कैपिटल अलग होती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको ये निकालना है कंक्लूजन की कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो वापस से फॉर्म के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले कंपनी का सिन नंबर आएगा। तो अगर आपने हाफ ईयरली पहले का फॉर्म फाइल कर रखा है तो आप वहां से भी इस फॉर्म को देख के कंटिन्यू फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना न्यू न्यू भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको फाइलिंग। ये मैंने इसके नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं। ये इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये 12 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये वाले जो बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो गया था। ए प्राइवेट कंपनी अदर देन ए प्रोड्यूसर विच इज नॉट ए स्मॉल कंपनी एज ऑन 31 मार्च में अप्लाई द प्रोविजन ऑफ सब रूल बाई 30 जून। तो ये इस तरीके से इसका नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे ये रूल 9B है, 9B में ये सारा कुछ मेंशन कर रखा है। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा, एक बार मैं कोई भी कंपनी का ऐसे ही रैंडम आपको फाइल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिन नंबर डालेंगे और टैब दबाएंगे तो ये अपने आप प्रीफिल आ जाएंगे डिटेल। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चेंज वेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आता है फाइलिंग डिटेल्स। तो पीरियड ऑफ फाइलिंग हमें यहाँ पे डालना होता है। तो आपका अगर फर्स्ट हाफ ईयर का है तो आप डालेंगे 1 अप्रैल से, और सेकेंड हाफ ईयर का है तो आपको 1 अक्टूबर से डालना है। तो मैंने 1 अक्टूबर से डाला और इसको यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो ये अपने आप एंड पीरियड आ जाएगा 2 का। ठीक है, फिर आते हैं इसका फोर्थ पॉइंट पे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। नंबर ऑफ क्लासेज ऑफ शेयर, तो आपके कितने टाइप की क्लासेज हैं। तो हर कंपनी में इक्विटी और जैसे अलग अलग टाइप के क्लासेज हो सकती हैं, तो वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं एक बार के लिए 1 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फिर आते हैं फिफ्थ में, डिटेल ऑफ शेयर्स एज पर क्लास। तो हमने यहाँ पे जितनी क्लास डाली है उसके हिसाब से आपको ये शेयर्स बताने हैं। उसमें इक्विटी कितने हैं, फिर क्लासेज ऑफ शेयर में फिर से मान लो इक्विटी डाल दिया मैंने कि मेरी इक्विटी की क्लास है। फिर ये होता है मेन ISIN नंबर। तो ISIN नंबर क्या है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, ये नंबर होता है एक तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये आपको मिलेगा किसी भी ब्रोकर जो होते हैं हमारे, जैसे डिपोजिटरी होती हैं, डिपोजिटरी के बीच के जैसे मीडियोकर होते हैं जिनको RTA बोलते हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर अरेंजमेंट, इस टाइप से। तो वो एजेंट होते हैं, वो एक तरीके से वो हमें ये नंबर दिलवाने का काम करते हैं। तो हर एक कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी होता है और हर एक कंपनी का ये यूनिक ISIN नंबर होता है। तो ये मैंडेटरी कर दिया था, उसके बाद से ये फॉर्म भी मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो ये ISIN नंबर भी मैं एक बार डाल लेता हूँ। ये हर सिक्योरिटी वाइज होता है, ये टाइप ऑफ जितनी सिक्योरिटी है। तो ये मैंने नंबर डाल लिया इसका। फिर हमें यहाँ पे A B C और D पॉइंट में बताना है आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं
और वो परसेंटेज ऑफ टोटल ये अपने आप कैलकुलेट हो जाता है इधर वाला। और हमें इनमें से बताना है कि कौन कौन से में आपने उनको रखा हुआ है, डिमेटेरियल कर रखा है, डिमेटरलाइज कर रखा है, आपने सीडीएसएल में कर रखे हैं, एनएसडीएल में कर रखे हैं, कितने आपके पास अभी फिजिकल हैं, टोटल नंबर ऑफ इश्यूड शेयर में से। ठीक है, तो मान लो मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं, ठीक है, तो मेरे पास 50,000 यहाँ है और मेरे पास 40,000 यहाँ है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे मेरे पास है 10,000। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को डालने हैं टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो ये अपने आप ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने जब कंपनी बनाई थी, जो शेयर इश्यू किए थे, उसमें से जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, उनके वो जो शेयर हैं वो कौन कौन से डिपोजिटरी के पास डिमेटरलाइज हैं। सीडीएसएल में 50,000 शेयर हैं, एनएसडीएल में 40,000 हैं, और फिजिकल अभी 10,000 हैं जो अभी भी डिमेटरलाइज नहीं हुए। तो वो इस तरीके का केस हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ई पॉइंट में रीजन भी देना पड़ेगा कि ये जो आपके 10,000 शेयर हैं ये अभी तक क्यों नहीं डिमेटरलाइज हुए हैं, शेयर फिजिकल फॉर्म में क्यों हैं, जो रूल मैंडेटरी कर दिया है। तो आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा कि कोई भी रीजन हो सकता है कि स्टिल स्टिल नॉट अप्लाइंग और नॉट एबल टू कनेक्ट विद द शेयर होल्डर डिले। तो आपको इस तरीके से रीजन डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे जीरो है तो आपको यहाँ पे कोई रीजन नहीं डालना है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि मैंडेटरी है या नहीं है। तो अगर आप नीचे जाके इस फॉर्म पे सेव क्लिक करेंगे तो आपको ये जो रेड बॉक्स आ रहे हैं वो सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा तो ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो अभी के लिए एक बार मैं ऐसे ही इसमें एन डाल देता हूँ, और आपका जो भी रीजन है फिजिकल फॉर्म में नहीं, उनको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में नहीं रखने का, तो वो आपको रीजन, आपको यहाँ पे प्रॉपर रीजन डालना है। ठीक है, आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज आपके ऊपर कंप्लाइंसेस या पेनल्टी वगैरह लग सकती है। फिर आते हैं इसका एफ पॉइंट, डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द हाफ ईयर अंडर कंसिडरेशन एज पर टेबल बिलो। तो ये जो रिकंसिलेशन जो रिपोर्ट बनाते हैं हम, तो ये हम एक रिपोर्ट लेते हैं हमारे जो ब्रोकर हैं या जो डिपोजिटरी हैं, उनसे ये वाली रिपोर्ट निकलती है कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर बिगिनिंग में थे और हमने क्या क्या चेंज किया है। उसमें से राइट शेयर कितने थे, बोनस थे या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, अमलगमेशन है, ई सोप इशू किए हैं, कन्वर्जन है, बाईबैक है, कोई भी कैपिटल रिडक्शन है, फोरफीचर है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सब चीजें होती रहती हैं। वो राइट इश्यू भी करते हैं, बोनस भी करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ई सोप भी देते हैं। तो ये चीजें होती हैं, तो आपको ये वाले डिटेल्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस डाल देना है, उसमें से इंटीमेट करना है कि वेदर इंटीमेटेड टू एनएसडीएल, और जैसे ओपनिंग बैलेंस वाले मिलने वाले में कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ जो राइट इशू एडिशनल जो हुए हैं उनका आपको बताना है कि उनको इंटीमेट कर दिया है या नहीं कर दिया है, सीडीएसएल में है या कौन से आप डिपोजिटरी को कर रहे हो। वेदर इंटीमेटेड टू एनएसडीएल, वेदर इंटीमेटेड टू सीडीएसएल। मान लो राइट इश्यू किए हैं हमने 1,000, तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है ये ड्रॉप डाउन से, वेदर इंटीमेटेड और नो या नोट अप्लीकेबल, कि भाई हमारे सीडीएसएल में होंगे तो नोट अप्लीकेबल हो जाएगा एनएसडीएल के लिए, या आप इसको नो कर सकते हैं और या इसको यस कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो भी डिटेल है इसमें आपको 0 0 फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। आप इस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पे कुछ डालेंगे नहीं अमाउंट इसमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर एट द एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो टोटल आ गया इस तरीके से, ठीक है, उसका सम आ जाएगा। फिर आता है डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड बाई। तो कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है, प्रमोटर्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर केएमपी होते हैं, और किसी में क्या होते हैं, प्रमोटर्स ही डायरेक्टर होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपके प्रमोटर्स ही डायरेक्टर हैं तो आप सिर्फ प्रमोटर्स वाले कॉलम में डाल लें, और प्रमोटर्स और डायरेक्टर अलग अलग हैं तो आप इनको अलग अलग डाल लें। और आप बताएं कि कितने शेयर डीमेट में हैं और कितने शेयर उनके पास फिजिकल हैं, और उनका टोटल यहाँ पे आएगा। तो मान लो मेरे पास 1,01,000 शेयर हैं, तो ये सारे मेरे पास डीमेटलाइज हैं। मैं फिजिकल वाले को 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 1,01,000 डाल दिए, बट मैंने ऊपर जो डीमेटेरियलाइज वाले में डाल रखे हैं, यहाँ पे मेरे 90,000 है, तो यहाँ पे मेरे 90,000 ही आएंगे, क्योंकि जो एक्चुअल में डीमेटेरियलाइज है वो ही हमें बताने हैं। ठीक है, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डालने हैं डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड बाई।
और जो डीमैट में है, और यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में मेरे पास 10, तो यहाँ पे ऐसे टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वेदर द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज अपडेटेड। तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कि मेंबर्स की डिटेल होती है, जिसमें कितने हमारे शेयर होल्डर हैं उनकी डिटेल होती है, तो उसको आपको अपडेटेड करना होता है। अगर नहीं करोगे आप अपडेटेड, तो आपको रीजन इफ नो लास्ट डेट बतानी पड़ेगी कब तक आपने उसको अपडेट किया था, अदरवाइज इसको अपडेटेड करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, डिटेल्स ऑफ डीमैट रिक्वेस्टेड। तो जब हमारे शेयर हम इश्यू करते हैं, या शेयर जो ये रूल आया था, तो 21 डेज के अंदर अंदर कोई भी मान लो कस्टमर जो शेयर होल्डर है वो डीमैट के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वो 21 डेज में अप्रूव हो जानी चाहिए रिक्वेस्ट। जो जो अथॉरिटीज होती हैं CDSL NSDL, उनके एंड से 21 डेज में कोई भी अगर रिक्वेस्ट जाती है शेयर होल्डर के पास से उनको कन्वर्ट करवाने के लिए डीमैट में, तो वो 21 डेज में अप्रूव हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट कंफर्म आफ्टर 21 डेज। ऐसी ये डिटेल इसलिए ले रहे हैं कि भाई कंपनी में कोई दिक्कत है, कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो वो डिटेल्स की भाई हमने रिक्वेस्ट तो डाली थी बट वो कंफर्म्ड हुई है आफ्टर 21 डेज, तो वो बतानी है कि भाई हमने 10 रिक्वेस्ट डाली थी, उस नंबर ऑफ शेयर्स मान लो 10 थे, या 100 रिक्वेस्ट डाली थी, नंबर ऑफ शेयर 1000 थे, तो इस तरीके से रीजन फॉर डिले, क्या रीजन था उनको आफ्टर 21 डेज में अप्रूव करने का। और सेम जो ऐसी हैं जो 21 डेज के बाद भी स्टिल पेंडिंग है, पेंडिंग फॉर मोर देन 21 डेज, तो वो वाली रिक्वेस्ट कितनी है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी होती है, और साथ में आपको रीजन भी डालना पड़ेगा कि वो क्यों पेंडिंग थी। ठीक है, तो ये आपको डिपोजिटरी से डिटेल्स मिल जाएंगी, और रीजन भी आपको जेन्युइन रीजन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट 8A, वेदर देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ कॉमन एजेंसी फॉर रेयर शेयर रजिस्ट्री वर्क। तो ये वही है जो मीडियोकर में बता रहा था, जब भी शेयर में डीमेटेलाइज करवाने पड़ते हैं तो बीच में ब्रोकर होते हैं, हम डायरेक्ट तो CDSL और NSDL इनके पास नहीं जा सकते, तो इनके बीच में ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, जैसे कैफिन है, जो IPO के टाइम में आपने देखे होंगे अलग अलग मीडियोकर्स होते हैं, वैसे ही इनको RTA बोलते हैं। तो वो आपने जो भी हायर कर रखा हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, जैसे कैफिन टेक्नोलॉजी है, आपने नाम सुना हो तो। फिर आता है लास्ट पॉइंट, एनी अदर डिटेल्स दैट द प्रोफेशनल जो इसको साइन कर रहा है दिस फॉर्म में लाइक टू प्रोवाइड। तो कोई भी प्रोफेशनल है उसको अगर कोई भी एडिशनल डिटेल डालनी है तो वो यहाँ इस बॉक्स में डाल सकता है, इससे रिलेवेंट की कोई इशू आ रहा है, या कोई भी उसने रिकंसिलेशन बनाया है, ठीक है, कि कंपनी के पास इतने शेयर्स हैं और डिपॉजिटरी में इतने हैं, कोई डिफरेंस आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, तो वो उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे मेंशन करके रजिस्ट्रार को बता सकता है, अदरवाइज इसको एंड नहीं कर सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है वैसे भी, क्योंकि ये रेड में नहीं है, यहाँ पे आपको रीजन देने पड़ेंगे। मैं एक बार एंड नहीं कर रहा हूँ, विदाउट रीजन आप इसको फाइल ही नहीं कर सकते। फिर ये फॉर्म ऐसे आपका सेव हो जाएगा, इस फॉर्म को फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अटैचमेंट एंड डिक्लेरेशन वाली डिटेल्स आपको डालनी होती हैं। तो इसकी अटैचमेंट्स में सिर्फ ऑप्शनल अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, कोई भी मैंडेटरी अटैचमेंट कुछ भी नहीं डालना होता। ऑप्शनल में अगर आपने कोई भी रिकंसिलेशन बना रखी है, कोई सीट बना रखी है, कोई भी और डिटेल है, या रीजन आपको अगर कोई डिटेल्ड में रीजन लिख के देना है जो 1-2 पेज का है, तो आप उसको भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कई बार क्या होता है वहाँ पे आप पूरा टाइप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप रीजन दे सकते हैं, कोई अटैचमेंट देनी है, कोई कॉन्डोनेशन देनी है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आते हैं वेरिफिकेशन वाले पार्ट में। तो वेरिफिकेशन वाले में यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपका रेजुलेशन नंबर होगा 2 या 3 या 4, जो भी रेजुलेशन नंबर होगा जिसमें आपने ऑथराइज किया डायरेक्टर को ये फाइल करने के लिए, और जिस डेट का भी वो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में कौन जो CA है उसका डिटेल्स आएगी यहाँ पे। फर्दर सर्टिफाई दैट द प्रोफेशनल, ओके, जैसे मैं एक बार के लिए अपना नाम डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे CM में सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अदर देन नॉट स्मॉल कंपनीज के लिए होता है फॉर्म, तो उनमें CS भी होते हैं अपॉइंटेड, और CA तो है ही। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन जो एक डायरेक्टर है या इनमें से कोई भी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है इसको, और या डायरेक्टर मैनेजर CEO CFO।
तो ये कोई भी इसको साइन कर सकता है जो ऑथराइज किया गया है बोर्ड रेजोल्यूशन में। उसके यहाँ पे डिन नंबर आ जाएंगे। देन यहाँ पे जो प्रोफेशनल की डिटेल्स हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। और यहाँ पे आई डिक्लेयर दैट रिसाइडिंग एट हैविंग द ईमेल, तो यहाँ पे प्रोफेशनल की ईमेल आईडी भी डालनी है आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी डाल दी। फिर यहाँ पे ऊपर मैंने चार्टेड अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लिया तो ये अपने आप आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना है एसोसिएट है या फेलो मेंबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके उसके मेंबरशिप नंबर आएंगे और फिर आपको प्रैक्टिस नंबर, ये डिपेंड करता है, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं है। तो ये प्रोविजन वगैरह है, इसको फॉर्म को सेव करना है और ये यहाँ पे डिटेल डाल के फिर आपको यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट करना होता है। और रिव्यू एंड सबमिट के बाद में इसकी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट मैंने आपको इंस्ट्रक्शन किट में आपको दिखा दी थी कितनी पेमेंट है, 600 रुपये। अगर आपकी ये वाली कैपिटल है तो उसके बेसिस पे इसकी पेमेंट होती है। तो मैं एक बार ये वाली डिटेल्स डाल के आपको डाउनलोड करके फिर डीएससी लगाने वाली चीजें और कैसे आप इसको वापस अपलोड करेंगे वो भी दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो अभी कुछ एरर आ रहा है इस फॉर्म को सबमिट करने में, बट आप यहाँ पे रिव्यू और सबमिट करके इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर एक बार यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको ये वाला फॉर्म शो करेगा। ठीक है, पेंडिंग फॉर एक्शन में जाएंगे तो जैसे मैं अभी इसका फाइल कर रहा था तो यहाँ पे फॉर्म शो करेगा और यहाँ से आप इस तरीके से ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, डाउनलोड पीडीएफ का और अपलोड पीडीएफ का, ये ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ करनी होती है, फिर उसके बाद आपको अपलोड करनी है वही पीडीएफ। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे ऐसे चूज फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपको डीएससी पहले लगाने हैं। डीएससी आपके एसोसिएट भी होने चाहिए पोर्टल पे, जो डायरेक्टर के डीएससी हैं वो एसोसिएटेड डीएससी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं लगा के फॉर्म के अंदर, और फिर यहाँ पे आपको फॉर्म अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा देगा और ये प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में इतना ही था, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करना, आपका कमेंट हमें हाईलाइट होगा और हम उसका डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं। कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आप अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।